आप सुन रहे हैं एसके साच की आवाज़ में। सारा का सारा प्रदर्शन डरावना है। मार्टिन के बारे से निकलती हुई वह चिल्लाई। अभी अभी वह उस कल्पनाशील साहसिक कारनामे को देख रही थी जो कहना चाहिए सर्कस की तरफ लकड़बग्घे से खेल रहा था। किस तरह उसने पूछा। उसने इन जानवरों को ऐसा पालतू बनाया होगा कि उनके स्नेह से विश्वस्त हो चुका था, जो तुम्हें एक समस्या मालूम होती है। मैंने टोकते हुए कहा, वह वास्तव में स्वाभाविक हैं वास्तव में स्वाभाविक हैं। अरे, होठों पर अविश्वास सूचक स्मृति बिखेरते हुए उसने उस स्वर में आश्चर्य प्रकट किया। तुम सोचते हो कि पशु एकदम भावना शून्य होते हैं? मैंने प्रश्न किया। नहीं, वास्तविकता इसके विपरीत है। अपने सब समाज में उत्पन्न होने वाले संपूर्ण विकार हम उन तक पहुंचा सकते हैं। और उसने मुझ पर आश्चर्य से दृष्टि डाली। फिर भी मैंने कहा, आरंभ किया। मैंने यह स्वीकार करता हूँ कि जब पहल में मैंने मार्टिन को देखा था तो तुम्हारी तरह मैंने भी आश्चर्य प्रकट किया था। मैंने स्वयं को एक बुद्ध सैनिक के निकट पाया जिसकी दाहिनी टांग कटी हुई थी और जो मेरे साथ ही वहाँ आया था। मैं उसके चेहरे की आकृति से प्रभावित हो गया। उसका मस्तक उन योद्धाओं जैसा था जिस पर युद्ध के चिन्ह अंकित रहते थे, वे चिन्ह जिन पर नेपोलियन की लड़ाई लिखी रहती हैं। इसके अतिरिक्त उसकी स्पष्टवादिता में वह खुशमिजाजी भी थी जिसका मुझ पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। वह निसंदेह उन सैनिकों में से था जिन्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता था, जिन्हें दम तोड़ते हुए साथी की अंतिम चेष्टाओं में हास्य की सामग्री मिलती है, जो उसे यूं ही दफना देते हैं और बड़े मज़े से लूट लेते हैं, जो निडरता से गोलियों की राह में खड़े होते हैं। वस्तुतः वह उनमें से था जो सोचने विचारने में समय नहीं गंवाते और जिन्हें स्वयं शैतान से भी मित्रता करने में हिचक न होती। मेरे मित्र ने के बारे में मालिक को अपने कक्ष से बाहर निकलते देखा। तब उसने होठ दबाते हुए उपहास और उपेक्षा के भाव व्यक्त किए कुछ ऐसे विशेष ढंग से जैसे कि बड़े आदमी करते हैं, जबकि उन्हें धोखा नहीं होता। जब मैं मार्टिन के साहस की प्रशंसा कर रहा था तो वह मुस्कुराया। जानबूझकर उसने सिर हिलाया और कहने लगा, बहुत प्रसिद्ध है। कैसे? मैंने कहा, यदि इसे स्पष्ट कर दो तो बड़ी कृपा होगी। अपनी जान पहचान के कुछ क्षणों बाद हम लोग उस जलपान गृह में गए जिस पर पहल हमारी नज़र पड़ी। भोजन के उपरांत शैंपेन की केवल एक बोतल ने इस मित्र और वृद्धि की स्मृतियों को एकदम सजग कर दिया। उसने मुझे अपनी कहानी कह सुनाई और उसका बहुत प्रसिद्ध कहानी अकारण था। घर पहुंचकर उसने मुझे इतना तंग किया और इतने वादे किए कि मैंने उस वृद्ध सैनिक की सारी गाया सुनने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन इस बड़ी गाथा की जो छोटी सी निम्नांकित घटना उसने सुनाई, उसे मिस्र में एक फ्रांसीसी कहा जा सकता। जनरल देसाई के नेतृत्व में मिस्र के उत्तरी भाग में गए एक अभियान में दक्षिणी फ्रांस का एक सैनिक मैग्रोविनो के हाथ पड़ गया और वे अरब उसे नील नदी के झरनों के उस पार के रेगिस्तान में ले गए। अपने और फ्रांसीसी सेना के बीच काफ़ी अंतर रखने के लिए मनगड़े विवश हो आगे चलते जाते और सिर्फ रात में ही विश्राम करते। खजूर के पेड़ों से भली भांति आच्छादित एक कुएं के चारों ओर उन्होंने पहाड़ डाला। इन वृक्षों के एक कुएं के चारों ओर उन्होंने पहाड़ डाला। इन वृक्षों के नीचे उन्होंने पहले से ही कुछ खाद्य सामग्री छिपा रखी थी, बिना यह सोचे कि इससे बंदी को उनके भागने का भान होगा। वे उसके हाथ पांव बांधकर संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। स्वयं थोड़े से खजूर खाकर और घोड़ों को दाना पानी देकर वे सोने चले गए। दक्षिणी फ्रांस के उस बहादुर सिपाही ने जब यह देखा कि दुश्मन अब उसकी रखवाली नहीं कर रहे हैं, तो उसने एक कटार चुराने के लिए अपने दांतों से काम किया। अपने घुटनों के बीच में छुरी की धार दबाकर उसने वह रस्सी काट डाली, जिसके कारण रीजन वह अभी तक अपने हाथों से काम नहीं ले सकता था। क्षण भर में वह
बंधन मुक्त हो गया। तुरंत ही उसने एक राइफल और एक कटार उठा ली। फिर एक बारे में छुहारे जई बारूद और गोलियां भर ली। कमर में कटार फंसाई और लपक कर एक घोड़े पर सवार हो गया। जोर से एड़ लगाकर वह उसी दिशा में चल पड़ा जहां उसे फ्रांसीसी फौज मिलने की उम्मीद थी। पहाड़ में पहुंचने के लिए वह इतना व्यग्र था कि पहले ही से थके हुए घोड़े को सुनने ऐसी रफ्तार से भगाया कि उसके अगल बगल रकाबों से घाव हो गए और वह बेचारा जानवर फ्रांसीसी सैनिक को रेगिस्तान से अकेले छोड़कर मर गया। भागे हुए बंदी की भांति संपूर्ण साहस समेटकर कुछ देर तो वह रेत पर चला, किंतु दिन छुपा जाने से वह रुकने विवश हो गया। सौभाग्य से उसी एक छोटी सी पहाड़ी मिल गई जिसकी चोटी पर उगे उस खजूर के कुछ पेड़ आकाश में सिर उठाए खड़े थे। इन वृक्षों की दूर से दिखने वाली हरियाली से उसके हृदय में आशा और संतावना का उदय हुआ। वह इतना अधिक थका हुआ था कि एक कठोर शिविर शस्या की भांति ऊंची नीची चट्टान पर पड़ा रहा। आत्मरक्षा की कोई व्यवस्था किसी किए बिना ही वह वहाँ सो गया। अपना जीवन वह बलिदान कर चुका था। उसके मन में केवल विषाद ही शेष थे। मैनगरेविनो को जिनका खानाबदोश घुमाकर जीवन उसे अपने अनुकूल जान पड़ा था। आप सुन रहे हैं एस के साथ की आवाज़ में। छोड़ आने पर वह दुखी हो रहा था। वह उनसे दूर तो आ चुका था मगर अब निस्सहाय था। अगले दिन घटक धूप से नींद टूट गई। धूप की निर्मम किरणों ने अपने पूरे वेग से चट्टान पर गिरकर असहाय गर्मी पैदा कर दी थी। खजूर के हरे भरे और शानदार वृक्षों की छाया एकदम भिन्न दिशा में उसने उन एकांकी पेड़ों पर दृष्टि डाली और वह भीतर तक कांप उठा। ऐसे एरीज के विशाल गिरजाघर के खंभों पर अरब निवासियों द्वारा अंकित मनोरम बेल बूटे याद हो गए, किंतु जब खजूर वृक्षों को गिनने के उपरांत इसने इधर उधर अपनी दृष्टि डाली तो घोर निराशा उसके आत्म में प्रविष्ट हो गई। उसने सम्मुख रेत का निस्सीम महासागर में फैला हुआ था। हर दिशा में जहाँ तक दृष्टि पहुँच सकती थी उससे भी दूर तक सिर्फ रेत का प्रसार था। जय हिंद, जय